जोशी जी, आप सभी से निवेदन अपना आसन ग्रहण करें। आपने ये नहीं सोचा होगा कि दोनों को एक साथ करोगे आप। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री दीपेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व माननीय अध्यक्ष विधानसभा। इस सत्र में वार्ताकार के रूप में हमारे बीच हैं माननीय श्री राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष, श्री अनूप मिश्रा जी, पूर्व महासचिव लोकसभा, और माननीय सरकारी मुख्य सचेतक श्री महेश जोशी जी। आज के इस प्रबोधन कार्यक्रम में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। माननीय अध्यक्ष महोदय के स्वागत के लिए आग्रह करना चाहेंगे सरकारी मुख्य सचेतक श्री महेश जोशी जी से। आप माननीय अध्यक्ष महोदय को खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक ये नन्हा पौधा भेंट कर आपका स्वागत और अभिनंदन करें। और इस प्रथम सत्र में शून्यकाल, ध्यानाकर्षण और स्थगन, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। प्रतिपक्ष के उपनेता श्री राजेंद्र राठौड़ जी 7 बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे हैं। आप विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य और सभापति रहे हैं। श्री राजेंद्र राठौड़ साहब राज्य सरकार में राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। संसदीय कार्य विभाग के मंत्री के रूप में आपके संसदीय प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के विशद अनुभव से हम सभी लाभान्वित होंगे। माननीय श्री राजेंद्र राठौड़ साहब। आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सम्मानित दीपेंद्र सिंह जी, सरकारी मुख्य सचेतक और मेरे विश्वविद्यालय के दिनों के मित्र महेश जी, लोकसभा के अंदर महासचिव के रूप में जिन्होंने इस संसदीय लोकतंत्र के अंदर अपनी एक अलग से छाप छोड़ी है, ऐसे श्री अनूप मिश्रा जी, सदन में उपस्थित सभी मान्य सदस्यगण, पूर्व सदस्यगण, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विधानसभा अध्यक्ष जी को। कई बार इस राजस्थान के संसदीय लोकतंत्र में पक्ष में बैठने का मौका मिला, प्रतिपक्ष के रूप में भी अपनी बात को कहने का मौका मिला, पर इस पवित्र सदन पर उपस्थित होकर पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे जो विषय दिया गया है शून्यकाल, स्थगन पर और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, मैं समझता हूं कि शून्यकाल विधानमंडलों में और लोकसभा के अंदर एक इस प्रकार का समय रहता है जिसमें कभी शून्यता नहीं रहती। सदन का सबसे वाइब्रेंट कोई कालखंड रहता है तो शून्यकाल रहता है, और शून्यकाल का रिश्ता इस सदन के कुएं से भी बहुत अधिक रहता है। आज लोकसभा के अध्यक्ष जी ने जिस वेल की बात कही थी, शून्यकाल के अंदर ही इस वेल में आने का प्रयोग बहुत ज़्यादा बार होता है। हम सब लोग जानते हैं राजस्थान की विधानसभा नियम और प्रक्रियाओं के नियम संविधान के आर्टिकल 208(1) के अंतर्गत ये नियम बने हुए हैं, और उसके साथ ही विधानसभा के नियम 246 के अंदर एक नियम समिति बनी हुई है। ये नियम समिति भी समय समय पर अपनी सिफारिशों को माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन में रखती है, और विधानसभा के नियमों में शून्यकाल के अंदर अपनी बात को रखने के लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं, नियम 50, नियम 119 से लेकर 131 तक,
वो सारे लोकहित विषयों पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया, प्रस्ताव की ग्राह्यता और उसके बारे में विस्तृत विवेचन हमारे नियम और प्रक्रियाओं में किया गया है। यद्यपि यह सही है कि शून्यकाल का कहीं भी उल्लेख राजस्थान की विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियमों में नहीं है, परंतु शून्यकाल का महत्व एक बहुत ही महत्व है। नियम 50 के अंदर हम लोक महत्व के विषय पर अपनी बात को कहने के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित करके माननीय अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करते हैं। नियम 127 इसका उपयोग बहुत कम होता है, उसके अंदर भी अवलंबी लोक महत्व के विषय पर थोड़ा समय के लिए चर्चा हम उठा सकते हैं। और नियम 131 के अंदर किसी अवलंबीय जन कल्याण और किसी विषय के लिए हम सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। नियम 295 के अंदर लिखित के अंदर हम अपनी बात को कह सकते हैं। अगर भारतीय संसदीय पद्धति को हम देखें तो मुख्य रूप से ब्रिटेन की संसदीय पद्धति, इसका अंगीकार किसी न किसी रूप में भारतीय संसदीय पद्धति में है। ब्रिटानिया हुकूमत के अंदर 1922 के अंदर पहली बार नेशनल असेंबली का गठन हुआ था। उस समय से लेकर और संविधानता के बाद भी प्रक्रियात्मक रूप से हम देखें तो ब्रिटेन की संसदीय पद्धति की छाया हमारे संसदीय प्रणाली में कहीं न कहीं हमें दिखाई देती है। और उस ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के अंदर शून्यकाल का उल्लेख किया गया है। विधानसभा और लोकसभा के अंदर निर्धारित कार्यसूची और उससे पहले प्रश्नकाल और निर्धारित कार्यसूची के मध्य जो काल है विधायी कार्य लेने से पहले, उसको हम शून्यकाल के रूप में कह सकते हैं। चूंकि निर्धारित कार्यसूची कार्य मंत्रणा समिति, बिजनेस एडवाइजरी समिति के द्वारा निर्धारित की जाती है, परंतु बहुत से ऐसे तत्कालिक विषय आ जाते हैं जिनमें मान्य सदस्य अपनी बात को कहना चाहते हैं, और वो अवसर है शून्यकाल का। अगर देखा जाए, कोल और सगदर ने भी अपने पृष्ठ 1113 के अंदर एक बात को उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में शून्यकाल 1960 से शून्यकाल का उद्भव हुआ था। समय गुजरता गया और शून्यकाल के अंदर उठने वाले प्रसंग लोकसभा और विधानसभा में अधिक से अधिक बढ़ने लगे। उसके बाद पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में इस बात की चर्चा होने लगी कि आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश की संसदीय प्रणाली के अंदर शून्यकाल में एकरूपता कैसे आए, शून्यकाल को रेगुलेट किस प्रकार किया जाए। 1990 के अंदर इस शून्यकाल की एकरूपता के लिए महाराष्ट्र विधान परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष नारायण एस फर्नांडे की अध्यक्षता के अंदर एक समिति बनी और उस समिति ने फरवरी 2003 के अंदर अपनी सिफारिशें दी। मुंबई में सम्मेलन हुआ था, 66वां सम्मेलन, और उस सम्मेलन में इस बात का निर्धारित किया गया था कि लोकसभा और देश भर की विधानसभाओं के अंदर शून्यकाल में एकरूपता होना चाहिए, और जो वर्तमान स्वरूप हमारे सामने है उसके शून्यकाल को रेगुलाइज करने के लिए और एकरूपता के लिए यह शून्यकाल का इस सिफारिश के आधार पर हुआ। राजस्थान की विधानसभा के अंदर स्थगन प्रस्ताव, और मैं समझता हूं कि शून्यकाल का अगर हम आधार माने जिस पर माननीय सदस्य अपने तत्कालिक विषय पर अपनी बात को कह सकते हैं, वो नियम 50 के अंदर हम प्रस्ताव विधानसभा की जिस दिन विधानसभा की कार्रवाई होनी है उससे ठीक पूर्व हम अध्यक्ष महोदय को, सचिव को संबोधित उस विषय वस्तु की टिप्पणी लिखकर और ये प्रार्थना करते हैं कि
विषय वस्तु की गंभीरता को देखकर अवलंबी लोक महत्व को देखते हुए आप सदन की कार्रवाई को स्थगित करके विचार प्रकट करने का अवसर दें। नियम 51 के अंदर जब ये सूचना पहुंचती है, हमारे राजस्थान की विधानसभा में और कई विधानसभाओं में इसका निर्धारित समय कर रखा है। राजस्थान की विधानसभा में 9:30 बजे से पहले हम ये सूचना प्रस्तुत करते हैं। लोकसभा के अंदर 10 बजे से पहले इस प्रकार की सूचना प्रेषित की जाती है और आज इस प्रकार की चर्चा हुई। लोकसभा के सम्मान्य अध्यक्ष जी ने ऑनलाइन सारी इन प्रक्रियाओं के अंदर हम अपनी बात को कैसे करें, इसकी व्यवस्था करने की बात की, तो शायद ये चीज़ बदल सकती है। पर इसी स्थगन प्रस्ताव के लिए नियम 52 के अंदर कुछ सीमाएं निर्धारित की गई है। नियम 52 में ये स्पष्ट कहा गया है कि शून्यकाल के अंदर जो प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे वो प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी घटना से संबंधित हो और एक स्पेसिफिक मैटर उसके साथ हो, उसको लेकर शून्यकाल के अंदर प्रस्ताव दिया जा सकता है, वहां तक वो सीमित रहेगा। और किसी ऐसे प्रस्ताव पर हमारे नियम 52(2) के अंदर ये व्यवस्था दी गई है कि किसी ऐसे प्रस्ताव पर शून्यकाल के दरमियान चर्चा नहीं उठाई जा सकती जिस पर किसी न किसी नियम प्रक्रियाओं में पहले चर्चा हो चुकी है। यानी पुनरावृत्ति इस स्थगन के प्रस्ताव के माध्यम से किसी विषय की हम नहीं कर सकते। और साधारणतः इस प्रकार के विषय पर भी हम चर्चा नहीं उठा सकते जो किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के सम्मुख या किसी आयोग के सम्मुख से जिसका अनुसंधान लंबित हो या जिसका निर्णय लंबित हो। स्थगन प्रस्ताव की अनुमति मांगने पर सम्मान्यतः अध्यक्ष महोदय ये व्यवस्था देते हैं कि मैं सदन की कार्रवाई स्थगित करने में असमर्थ हूं। स्थगन प्रस्ताव को अध्यक्ष महोदय खारिज करते हैं, पर फिर भी 3-4 मान्य सदस्यों को विषय वस्तु रखने के लिए अनुमति प्रदान कर देते हैं और उस पर मान्य सदस्य अपने विषय वस्तु को रखते हैं। हमारे नियमों के नियम 54 में इस प्रकार की व्यवस्था है कि अगर माननीय अध्यक्ष महोदय स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय पुकारेंगे। स्थगन प्रस्ताव के समर्थन में उपस्थित सदस्यों में से 10% सदस्य अपने स्थान से खड़े होंगे और उसके बाद वो स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत होकर सदन की शेष कार्रवाई को लंबित करते हुए उस पर चर्चा प्रारंभ होती है। परंतु राजस्थान की विधानसभा में इस प्रकार का अवसर सिर्फ एक बार आया और वो समय था 1962 का। पड़ोसी देश चीन ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। हिंदुस्तान के उत्तरी पूर्वी भूभाग पर कब्जा कर लिया। राजस्थान विधानसभा का सदन चल रहा था। किशनपोल बाजार से आने वाले मान्य सदस्य परम श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से विधानसभा में प्रस्ताव रखा और उसमें रामनिवास जी मिर्दा विधानसभा की अध्यक्षता कर रहे थे। विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने विषय को वास्तव में गंभीर मानते हुए, अवलंबीय लोक महत्व को मानते हुए तत्कालिक रूप से सदन के नेता मोहनलाल जी सुखाड़िया को बुलाया और उस दिन हमारे राजस्थान के संसदीय इतिहास के अंदर ये एक ही प्रकरण है कि उस दिन सदन की सारी कार्रवाई को रोककर विस्तृत रूप से पड़ोसी मुल्क चीन के हमले के पश्चात उत्पन्न स्थिति के बारे में और उसमें किस प्रकार का दायित्व उस समय तत्कालिक लोगों ने अनुभव किया, सामाजिक रूप से समाज में किस प्रकार का संदेश देना चाहा, उस पर चर्चाएं हुई। मुख्यतः स्थगन प्रस्ताव अगर देखा जाए तो ये प्रतिपक्ष के मान्य सदस्य इस स्थगन प्रस्ताव को रखते हैं, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव को रखने के साथ ये प्रार्थना की जाती है कि कार्यसूची में वर्णित कार्य को स्थगित करते हुए
अनुमति प्रदान करें। कार्यसूची में वर्णित जो कार्य है, जो कार्य मंत्रणा समिति जिस पर तय करती है, वो अधिकांशतः विधायी कार्य होता है और जो भी विधायी कार्य है उसका अनुमोदन राज्य सरकार मंत्रिमंडल की बैठक में लेकर एक तरह से वो राज्य मंत्रिमंडल का लिया हुआ निर्णय है। कोई भी सत्तारूढ़ दल का सदस्य अगर स्थगन प्रस्ताव लगाता है तो ये माना जाता है कि वो अपनी ही सरकार के प्रति असंतोष प्रकट कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसीलिए कोल और सदन ने कहा है कि स्थगन प्रस्ताव में सरकार की निंदा निहित होती है, अतः सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को इस प्रकार के प्रस्ताव नहीं लाने चाहिए तथा यह प्रतिपक्ष के सदस्यों का विचार प्रकट करने का माध्यम है। इसी प्रकार की व्यवस्था हमारे लोकसभा में भी है। लोकसभा में नियम 184 और 193 में इस प्रकार के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए क्रिया प्रक्रिया दी गई है। फर्क इतना सा है कि 193 में जो प्रस्ताव आते हैं उसके अंदर मतदान नहीं होता और लोकसभा के अंदर नियम 184 के अंदर जो प्रस्ताव आते हैं, अगर माननीय सदस्य ये मांग करता है कि इस पर मतदान किया जाए तो मतदान का प्रावधान उसके अंदर है। मूलतः स्थगन प्रस्ताव हम देखते हैं कि इसका विधान प्रक्रिया के अंदर इसलिए शामिल किया गया कि तत्कालिक रूप से कुछ इस प्रकार के विषय आ जाते हैं जिनके बारे में माननीय सदस्य अपनी बात को सदन में कहना अति आवश्यक समझते हैं और इसीलिए नियम 52(3) के अंदर उन अहर्ताओं को दिया गया है जिन बातों को लेकर सदन के अंदर स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, उसकी ग्राह्यता के बारे में बात कही गई है। आवश्यकता इस बात की है कि स्थगन प्रस्ताव निश्चित तौर पर हाल ही की घटित किसी घटना से संबंधित होना चाहिए। यह भी सही है कि नियम और प्रक्रियाओं के अंदर स्थगन प्रस्ताव के अंदर मंत्री जवाब दे, यह आवश्यक नहीं है, परंतु स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस राजस्थान विधानसभा की ये परंपरा रही है। जब कभी भी मान्य सदस्य अपने विषय वस्तु को रखते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखे आरोप लगा देते हैं, प्रहार कर देते हैं, तो सदन के अंदर दोनों तरफ की बात चली जाए, सदन के माध्यम से राजस्थान के आवाम के सामने सरकार की स्थिति स्पष्ट हो जाए। इसलिए पूर्व में अधिकांश रूप में जब कभी स्थगन प्रस्ताव आते थे तो मंत्रीगण खड़े होकर अपने अपनी बात को कहते थे। स्थगन प्रस्ताव के अलावा एक पर्ची जिसका जिक्र आज लोकसभा के अध्यक्ष जी ने भी कहा, वो भी हमारे नियम और प्रक्रियाओं में नहीं है। 1993 में तत्कालीन विधानसभा के अध्यक्ष हरिशंकर जी भाबड़ा ने इस पर्ची सिस्टम को प्रारंभ किया था। 1993 से पहले पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के नाम पर मान्य सदस्य एक छोटी सी पर्ची भेजा करते थे आसन को, और कई बार मान्य सदस्य अपना हाथ खड़ा करके पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के नाम पर अपनी बात को कहते थे। ये इस पर्ची का जो सिस्टम आया, एक तरह से वो पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के नाम पर जो पहली व्यवस्था थी उसको एक तरह से रेगुलराइज करने का काम किया। और स्थगन प्रस्ताव क्योंकि प्रतिपक्ष के मान्य सदस्य दे सकते हैं, हमारे संसदीय परंपराओं में सत्ता पक्ष के मान्य सदस्य स्थगन प्रस्ताव देते हैं तो उसको सरकार का विरोध माना जाता है। पर यह जो पर्ची है, इस पर्ची को इसलिए प्रारंभ किया गया था कि प्रतिपक्ष के मान्य सदस्य तो स्थगन का प्रस्ताव लगा सकते हैं, दे सकते हैं, पर सत्तारूढ़ के दल के भी कई मान्य सदस्यों को इस प्रकार तत्कालिक रूप से अपनी कुछ बातों को कहने का आवश्यकता महसूस होती है, तो पर्ची के माध्यम से वो अपनी बात कह सकते हैं। और हमारे इस विधानसभा के अंदर 10 बजे से पहले जो पर्चियां आती है, लॉटरी के पश्चात 4 पर्चियों को माननीय अध्यक्ष महोदय अनुमति प्रदान करते हैं। पर ये राजस्थान की विधानसभा में एक बहुत ही लोकप्रिय एक पद्धति बन गई जिसका मान्य सदस्य अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। और मान्य सदस्यों को चाहिए भी कि पर्ची के माध्यम से अपनी विधानसभा में कोई हुई त्रुटि के बारे में और सरकार को कुछ सुझाव देना चाहें उसके बारे में,
अपनी कोई लोकहित की मांग के बारे में अपनी बात को तार्किक रूप से कहे तो इसका उपयोग बड़ा सार्थक होता है। पर्ची में उठाए विषय पर भी मंत्रीगण जवाब दे आवश्यक नहीं, पर यह मंत्री महोदय के विवेक पर है, आसन के विवेक पर है। आसन अगर आज्ञा प्रदान कर दे तो मंत्री महोदय जवाब भी दे सकते हैं। और इसके साथ ही नियम 295 में जो व्यवस्था दी गई है, अपने विषय वस्तु पर विधानसभा के अंदर लिखित के अंदर सूचना देने के बाद माननीय सदस्य उस विषय वस्तु को पढ़कर बोलते हैं। सामान्यतः जो 295 में प्रस्ताव हम रखते हैं उसमें 150 शब्दों से ज़्यादा शब्द होने नहीं चाहिए। हमारी अनेकों अध्यक्षीय व्यवस्था में इस बात का उल्लेख किया गया है। नए आने वाले सदस्यों के लिए ये 295 का प्रस्ताव एक तरह से मैं कहूँ अमृतमान है। नए सदस्यों को झिझक खुल जाती है, वो अपने अपने विषय पर इस बात को कहते हैं। 295 के अंदर जो प्रस्ताव आप रखते हैं सरकार की तरफ से उसका उत्तर भी आता है, और इसलिए 295 का जो प्रस्ताव है नवंकुत मान्य सदस्यों को जो पहली बार बोले नहीं है उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे नियमों प्रक्रिया में नियम 119 है। 119 में लोकहित के किसी भी विषय पर अध्यक्ष महोदय की सहमति से चर्चा करने का प्रावधान है, पर उसका उपयोग बहुत कम बार हुआ है। एक तरह से सेंसर मोशन है। 120 के अंदर जिस विषय को मान्य सदस्य उठाना चाहते हैं उसकी संक्षिप्त टिप्पणी बनाकर सचिव महोदय के माध्यम से सदन के अध्यक्ष महोदय को सूचना भेजते हैं, और इसमें भी ग्राह्यता के आधार पर, जिस प्रकार मैंने पहले कहा, जो विषय किसी भी न्यायालय में लंबित हो, जो विषय स्पेसिफिक नहीं हो, इस प्रकार के विषय में ग्राह्यता के अंदर जो पहले नियम 50 के अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं 52(2) में, उसी प्रकार के प्रावधान इसके अंदर भी है। एक जो विषय है जो 131 में ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव, मैं समझता हूं कि अवलंबीय लोक महत्व के विषय को जब हम ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें सरकार का उत्तर भी आता है, और ध्यानाकर्षण के बारे में नियम और प्रक्रिया में यह कई बंधन नहीं है कि एक मान्य सदस्य कितने ध्यानाकर्षण लगा सकता है। हाँ, ये जरूर नियम और प्रक्रिया में लिखा हुआ है कि सरकार की तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात माननीय विधानसभा के सचिवालय को 3 दिन के अंदर इसकी सूचना प्रेषित की जाती है, और इसके अंदर माननीय सदस्य विषय वस्तु को लिखकर ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, और सदन के अंदर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के पश्चात माननीय मंत्री महोदय अपनी टिप्पणी के प्रस्तुत टिप्पणी का उत्तर देते हैं, और उसके पश्चात मान्य सदस्य अगर संतुष्ट नहीं हो तो उसके बारे में अपना सवाल भी कर सकते हैं, अपनी टिप्पणी भी कर सकते हैं। परंतु कॉल एंड सदर यह कहता है कि मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य पर उस समय कोई वाद नहीं हो सकता। जिन सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है सामान्यतः उन्हीं सदस्यों को स्पष्टीकरण पूछे जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। ये बात इसलिए कही गई है कि ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव के अंदर मूल रूप से जो मान्य सदस्य प्रस्ताव रखते हैं वो उस पर अपनी बात कह सकते हैं, और सामान्यतः वाद विवाद इस पर नहीं होता। और कॉल एंड सदन में पृष्ठ 577 पर यह भी कहा है, सदस्यों को किसी महत्वपूर्ण विषय के संबंध में सरकार की परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना करने और किसी महत्वपूर्ण विषय के संबंध में सरकार की असफलता या अपर्याप्त कार्रवाई को उजागर करने का अवसर प्रदान होता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में वर्ष 1971, 1975 और 1976 के दौरान जब आपातकालीन स्थिति थी तब इसको एक बार अवलंबनीय लोक महत्व को होते हुए भी थोड़े समय के लिए इसको लेना छोड़ दिया था। मतलब ये जो पूरा ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव पर निश्चित तौर पर मान्य सदस्य जब अपनी बात को कहते हैं तो सरकार की तरफ से उत्तर आना एक तरह से अनिवार्य हो जाता है। और उसके अलावा भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के प्रस्तुत करने के पश्चात अगर ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव सदन के अंदर लिस्टेड नहीं होता है
तो भी मान्य सदस्य को ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव का उत्तर मिलता है। इसलिए ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव को पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के मान्य सदस्यों को इसका उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा निवेदन करना चाहूँगा, जिस प्रकार की चर्चाएं यहाँ हुई, निश्चित तौर पर राजस्थान की विधानसभा का जो संसदीय इतिहास है अत्यंत गरिमापूर्ण है। यहाँ भैरव सिंह जी शेखावत जैसे लोग, जिन्होंने जो छोटे से गांव से निकल कर आए और इसी विधानसभा के माध्यम से हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास के अंदर वो एक तरह से महानायक के रूप में याद उन्हें आज भी लोग करते हैं। ये विधानसभा जहाँ में विशेषाधिकार देती है, वहीं विधानसभा हमें कुछ परंपराओं के रूप में इस बात के लिए भी बाध्य करती है कि हम सदस्य के रूप में संसदीय परंपरा और गरिमाओं का भी ध्यान दें। मैं एक छोटा सा दृष्टांत उपस्थित करना चाहता हूं। वर्ष 1951 में जब अस्थायी संसद बनी थी, उस समय संसद के सदस्य थे एस मुदगल। उन्होंने एक बंबई स्टॉक एक्सचेंज के बारे में लोकसभा में एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया, चूंकि वो खुद उस स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य थे, उसमें उनका खुद का हित जुड़ा हुआ था। उस समय सदन के तत्कालीन नेता जवाहरलाल नेहरू ने इसे गंभीर नैतिक दुराचरण मानते हुए जो माननीय सदस्य मुदगल जो इसका प्रस्ताव लेकर आए थे, उन्होंने सदन में कहा कि ये सदन जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए है, व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए नहीं। तब उन्होंने उस माननीय मुदगल जो सदस्य थे उनकी सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव लेकर वो आए और माननीय मुदगल की सदस्यता समाप्त हुई। आप सबको ध्यान है 2005 के अंदर एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। दिसंबर 2005 के अंदर लोकसभा के माननीय 10 सदस्य और राज्यसभा के माननीय 1 सदस्य, उस स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से दिखाया गया था कि वो प्रश्न पूछ रहे हैं, पर प्रश्न पूछने के लिए उनको कुछ रिश्वत दी जा रही है, वो प्रश्न पूछने के लिए कुछ लाभ ले रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन हुआ और स्टिंग ऑपरेशन होने के बाद में लोकसभा के अंदर ये प्रकरण उठा। लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष सोमनाथ जी चटर्जी ने इसके लिए एक 23 दिसंबर 2005 को एक कमेटी बनाई। कमेटी की रिपोर्ट आने के पश्चात लोकसभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके 10 मान्य सदस्यों की सदस्यता समाप्त की। 1 मान्य सदस्य की सदस्यता राज्यसभा में समाप्त हुई, छत्रपाल सिंह जी की। उसके बाद ये सारे मान्य सदस्य मान्य सर्वोच्च न्यायालय में चले गए। सर्वोच्च न्यायालय की संसदीय पीठ इसके बारे में बैठी और संसदीय पीठ ने 10 जनवरी 2007 को जो अपना निर्णय दिया, वो निर्णय का सार ये था कि लोकसभा के अध्यक्ष जी के निर्णय का पुनर्वलोकन करने का अधिकार न्यायालय को नहीं है। और तथापि भी उस सर्वोच्च न्यायालय की संसदीय पीठ ने लोकसभा के अध्यक्ष जी के द्वारा किए गए निर्णय को उचित माना। ये बात मैंने इसलिए कही कि हम सब लोग एक मर्यादा से बंधे हैं और मैं समझता हूं कि जो हमारा शून्यकाल है, शून्यकाल के बारे में जिस प्रकार मैंने पहले कहा कि शून्यकाल का उद्भव 1960 में हुआ और 1960 से लेकर अब तक सारी विधानसभाओं ने इनमें एक रूपता के लिए नियम और प्रक्रिया में अपने बदलाव किया। और शून्यकाल वो समय होता है जब मान्य सदस्य अपनी बात को कह सकता है, पर उस काल की भी एक मर्यादा है और उस मर्यादा में रहकर अगर हम अपनी बात कहेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपनी बात को इस सदन में अच्छी तरह से रख सकेंगे। ये सदन उच्च परंपराओं का सदन है। इस सदन के अंदर पक्ष और प्रतिपक्ष 2 हो सकते हैं, परंतु कुल मिला के जब इस विधानसभा के इस सदन से हम बाहर जाते हैं, एक बात सामान्य रूप से कहते हैं कि ये जो जा रहे हैं ये माननीय विधानसभा के सदस्य। इस सदस्य के रूप में हम एक पारिवारिक रूप में हम ये कह सकते हैं कि इस सदन की गरिमा बनाने में हम सब लोग एक रूपता के साथ काम करें। निश्चित तौर पर हम अलग अलग दलों से आते हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, पर संसदीय क्रिया प्रक्रियाओं के अंदर, नियमों के अंदर अगर आप उसी रूप में भाग लें तो हम सदन के अंदर अपनी अच्छी तरह बात रख सकते हैं।
मुझे मोटे तौर पर जो विषय दिया गया था उसके विषय वस्तु में इतना ही निवेदन करना था। आप सब लोगों ने बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री राजेंद्र राठौड़ साहब, उपनेता प्रतिपक्ष। और अगला जो विषय है वो है विधायी कार्य, विधेयकों के पारण की प्रक्रिया, चर्चा और अध्यादेश। और इस विषय पर जानकारी के लिए हमारे बीच हैं श्री अनूप मिश्रा जी, पूर्व महासचिव लोकसभा। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। आपने वित्त मंत्रालय और भारतीय दूतावास वॉशिंगटन डीसी में अपनी सेवाएं दी है। आप उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव भी रहे हैं। लोकसभा के महासचिव के पद पर रहते हुए आपने भारत और विदेशों में आयोजित विभिन्न सम्मेलनों में भाग लिया। आपको संसदीय कार्यप्रणाली का विशिष्ट अनुभव है। श्री अनूप मिश्रा जी। सम्मानित श्री दीपेंद्र सिंह शेखावत जी, जो इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, श्री राजेंद्र राठौड़ जी, उपनेता प्रतिपक्ष, डॉक्टर महेश जोशी जी, जो मुख्य सचेतक हैं, सम्मानित सदस्यगण, मैं इस गौरवशाली सदन में आप सबके समक्ष अपने विचार रखने के लिए पूर्ण विनम्रतापूर्वक ये अवसर स्वीकार करता हूँ। मुझे आज जो दायित्व दिया गया है वो विधेयक विधायन के संबंध में जो प्रक्रिया है उसके बारे में। मैं समझता हूँ कि इसको समझने के लिए हम ये समझें कि शब्द है विधा, विधि, विधान, विधेयक, और एक शब्द उसके आगे मैं और जोड़ूंगा, वो है विधाता। तो आप सब विधानों के विधाता हैं, और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पृष्ठभूमि में जो ये प्रक्रिया है इसको समझने की आवश्यकता है। जो सरकारी कार्यप्रणाली के नियम हैं उसके अनुसार कोई भी विधेयक सदन में लाने के पहले उस पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन आवश्यक है। तो ये प्रक्रिया है कि कोई भी विधेयक सदन में आने के पहले रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना है। अब मंत्रिपरिषद जब इस पर विचार करता है तो किन चीज़ों पर विचार करना आवश्यक होता है। मैं दो मुख्य बिंदुओं का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। नंबर एक, कि जो विधेयक है उसका प्रिएम्बल या उसका आमुख क्या है। जो विधेयक का आमुख है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो यह स्थापित करता है कि ये विधेयक करना क्या चाह रहा है। और कभी भी जब किसी भी विधेयक की या बाद में अधिनियम की जब जुडिशियल स्क्रूटनी होती है तो मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि प्रिएम्बल में हमने क्या कहा, कि हमने किस उद्देश्य से, किस आमुख से हम विधेयक को हमने तैयार किया, और विधेयक में जो हम प्राविधान लाए वो उसके अनुरूप बनते हैं नहीं बनते हैं। तो एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो प्रिएम्बल है। दूसरा बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है वो उसकी ड्राफ्टिंग का है या प्रालेखन का है। जो मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि विधेयकों की हमारे देश में जो ड्राफ्टिंग है उसका सिद्धांत सकारात्मक प्रालेखन का या पॉजिटिव ड्राफ्टिंग का सिद्धांत है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी हमारा जो विधेयक बनेगा वो सकारात्मक बात कहेगा, ये कहेगा कि आपको ये अधिकार हैं या आप ये कार्रवाई कर सकते हैं या यह आपके दायित्व हैं, पर उल्टा नहीं कहेगा कि साहब आप ये नहीं कर सकते हैं या आपका ये दायित्व नहीं है। तो जब भी हम किसी विधेयक का परीक्षण करें तो हमें ये बात भी विशेष रूप से ध्यान में रखनी पड़ती है कि क्या इसकी ड्राफ्टिंग जो है वो सकारात्मक है अथवा नहीं है। एक बार जब विधेयक मंत्रिपरिषद द्वारा या सरकार द्वारा तैयार कर लिया जाता है तो वो सदन के समक्ष लाया जाता है। सदन के समक्ष लाने में
सर्वप्रथम जब संबंधित मंत्री द्वारा वो सदन के समक्ष लाया जाता है तो संबंधित मंत्री पहले पुरस्थापित करने के लिए सदन की अनुमति मांगते हैं और जब सदन द्वारा बहुमत से यह अनुमति प्रदान कर दी जाती है तब वह विधेयक सदन के समक्ष पुरस्थापित किया जाता है। तो ये भी मैं विशेष रूप से आप लोगों के ध्यान में लाऊंगा कि पुरस्थापित करने के पहले भी सदन से बहुमत द्वारा अनुमति आवश्यक है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि जो मनी बिल होते हैं, जो संविधान के आर्टिकल 199 में मनी बिल जो परिभाषित किए गए हैं, जो मुख्य रूप से इस श्रेणी के बिल हैं जो टैक्सेस के बारे में हों या किसी ऋण अथवा स्टेट द्वारा दी गई गारंटी के बारे में हों या जो राजकोष की कस्टडी के बारे में हों या राजकोष से किसी भी धनराशि के आहरण या एप्रोप्रिएशन या विनियोग के बारे में हों या जो किसी भी राजकोषीय व्यय के बारे में हो, इन सबको मनी बिल की श्रेणी में परिभाषित किया गया है। मैं इस समय ये उल्लेख कर रहा हूं कि कोई भी मनी बिल जब सदन के समक्ष पुरस्थापित किया जाता है तो उसको पुरस्थापित करने के पहले ही महामहिम श्री राज्यपाल की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। तो ये भी उल्लेखनीय है कि अगर आप कोई मनी बिल सदन के समक्ष ला रहे हैं तो उसको मूव करने के पहले ये भी कि ये सदन से अनुमति लेने के लिए कि ये बिल पुरस्थापित किया जाए और फिर उसको पुरस्थापित सदन की अनुमति मिलने के बाद पुरस्थापित करें, उसके पूर्व भी महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। एक बार जब सदन में बिल पुरस्थापित कर दिया गया तब दो विकल्प होते हैं, या तो उस समय सदन स्वयं उस पर विचार करे या किसी प्रवर समिति के समक्ष उसको सुपुर्द कर दे। राज्यों में और खासकर राजस्थान में प्रवर समिति के समक्ष भेजने का प्राविधान है। यह आवश्यक नहीं है कि हर सभी बिल प्रवर समिति के समक्ष भेजे जाएं, पर जो सदन की का बहुमत होता है, जो माननीय अध्यक्ष का इस संबंध में निर्णय होता है, उसके अनुसार ये बिल प्रवर समिति को भेजे जाते हैं। जो बिल प्रवर समिति को नहीं भेजे जाते हैं वो सदन के समक्ष विचार के लिए रखे जाते हैं। अब सदन के समक्ष जो विचार के लिए बिल रखे जाते हैं उनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए उस पर भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा। सर्वप्रथम हर बिल के साथ उद्देश्य और कारण का एक वक्तव्य संलग्न होना चाहिए, जिसको हम ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस कहते हैं, जो यह स्पष्ट करता है कि इस बिल का क्या उद्देश्य है और क्या कारण है जिस कारण से और जिस उद्देश्य से इस बिल को सामने लाया जा रहा है। अगर उस बिल में कोई भी वित्तीय उपाशय है, जिसका मतलब ये हुआ कि उस बिल को लाने से राजकोष पे कोई वित्तीय भार पड़ेगा, तो उसका जो वित्तीय मेमोरेंडम जिसे कहते हैं, जिसे हम फाइनेंशियल मेमोरेंडम कहते हैं, वो उस बिल के साथ अवश्य संलग्न होना चाहिए। उसके साथ साथ जो संबंधित प्रस्तर हैं जिनमें वित्तीय उपाशय निहित है, उन प्रस्तरों को गाढ़े रंग की इंक से छापा हुआ जाना चाहिए था। तो ये एक दूसरी आवश्यकता है कि कोई भी बिल जब आता है, अगर उसमें वित्तीय उपाशय है तो वो उस बिल के बारे में एक तो फाइनेंशियल मेमोरेंडम होना चाहिए अवश्य, और दूसरा उसमें बिल में जो वित्तीय उपाशय संबंधित प्राविधान हैं उनको बोर्ड में प्रिंट किया जाना चाहिए। तीसरा जो एक आवश्यकता होती है, अगर बिल में किसी भी कारण से अधीनस्थ विधेयन का प्राविधान है, जिसे हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का प्राविधान कहते हैं, तो उसमें एक मेमोरेंडम ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी उस बिल के साथ संलग्न होना चाहिए, जिसका अभिप्राय ये हुआ
कि एक वक्तव्य उस बिल के साथ संलग्न होना चाहिए कि क्या आवश्यकता है, क्या प्राविधान है, किन परिस्थितियों में ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का प्राविधान किया जा रहा है। ये मुख्य रूप से ये 4 या 5 आवश्यकताएं हैं जो एक बिल को पुरस्थापित करते समय भी जिस पे विचार किया जाना चाहिए। अंतिम प्रश्न जो किसी भी बिल को पुरस्थापित करते समय होता है वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का प्रश्न होता है, और किसी भी सदस्य को ये अधिकार है कि वह नियमों के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष को बिल के पुरस्थापित किए जाने के पूर्व ये नोटिस दें कि मैं इस बिल के इंट्रोडक्शन को, इस बिल को पुरस्थापित को अपोज करना चाहता हूं इस आधार पर कि इसमें जो सरकार की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है वो नहीं है। और अगर ऐसी नोटिस समय से दी जाए तो अध्यक्ष महोदय को ये उनका ये अधिकार बनता है, उनका ये दायित्व बनता है कि वह संबंधित सदस्य को पूरी तरह सुने और उनको सुनने के बाद ही ये निर्णय दें कि ये स्वीकार्य है या नहीं है। उसके बाद ही संबंधित बिल सदन के समक्ष पुरस्थापित किया जाएगा। तो सदन के समक्ष पुरस्थापित करने की, इंट्रोड्यूस करने की ये मोटी मोटी विधायी व्यवस्था है। अब इसके साथ साथ जो जुड़ा हुआ प्रश्न है वो संशोधनों का है। हर सदस्य को ये अधिकार है कि वह सदन के समक्ष रखे गए बिल के संशोधन कर सकता है, पर संशोधनों के अमेंडमेंट्स के संबंध में अनेक प्राविधान हैं, पर 2 प्राविधान हैं जो मुख्य रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। पहला कि जो संशोधन है वो बिल की परिधि के भीतर ही हो सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो संशोधन है वो स्कोप ऑफ द बिल के बाहर नहीं हो सकता है। इसका मोटे शब्दों में अभिप्राय ये निकलता है कि अगर कोई क्लॉज है जिस क्लॉज के संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है तो आप कोई नया क्लॉज उसमें संशोधन के रूप में प्रस्तावित नहीं कर सकते हैं, केवल उसी क्लॉज में संशोधन रख सकते हैं। दूसरा जो प्राविधान संशोधनों के संबंध में बहुत आवश्यक है वह यह है कि संशोधन एक नकारात्मक वोट नहीं हो सकता है। मतलब संशोधन ये नहीं किया जा सकता है कि ये जो क्लॉज या ये धारा है इसके विपरीत हम संशोधन कर दें, जिसका कि अभिप्राय ये होगा कि जो मूल प्रस्ताव किया गया है उसका नकारात्मक वोट हो। तो मैं समझता हूं कि संशोधन के दृष्टि से ये 2 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब विचारण की बात आई कि किस स्तर पर किसी भी विधेयक पे सदन में विचार किया जाएगा। इस संबंध में व्यवस्था ये है कि पुरस्थापित करने के बाद और संबंधित बिल सभी सदस्यों को परिचालित सर्कुलेट कर दिए जाने के बाद 2 दिन के बाद ही किसी भी बिल को विचार के लिए, कंसिडरेशन के लिए सदन में रखा जाएगा। हालांकि इस संबंध में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अध्यक्ष महोदय को ये अधिकार हैं कि वह इस संबंध में जो प्राविधान है उसको शिथिल कर सकें और ये जो 2 दिन की अवधि है उसको वेव कर सकें, उसको घटा सकें और तत्काल विचारण को भी उसको स्वीकार कर लें। विचारण की या कंसिडरेशन की क्या व्यवस्था है? इस संबंध में जो व्यवस्था है वो बड़ी स्पष्ट है कि किसी भी बिल के विचार के लिए क्लॉज बाय क्लॉज विचार किया जाता है। सर्वप्रथम क्लॉज 2 से लेके अंतिम क्लॉज तक क्लॉज वार विचार किया जाता है। जो भी संशोधन आते हैं उनको हर क्लॉज के हिसाब से और जिस समय पे वो मिले थे उस हिसाब से हर क्लॉज के साथ वो संशोधन जो हैं वो सूचीबद्ध किए जाते हैं। ये काम जो है सचिवालय द्वारा तैयार किया जाता है और हर क्लॉज पे विचार करते समय सर्वप्रथम संशोधनों पर क्रमवार विचार किया जाता है और संशोधनों पे निर्णय के बाद उस क्लॉज को सदन के समक्ष वोटिंग के लिए रखा जाता है। अगर कोई संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है
तो क्लॉज एज अमेंडेड विचार के लिए रखा जाएगा। अगर कोई भी संशोधन नहीं है या कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया गया है तो क्लॉज विचार के लिए सदन के समक्ष रखा जाएगा। जब सारे क्लॉज बाय क्लॉज जो प्राविधान हैं, संशोधन हैं, उन पे विचार हो जाता है, तब उसके पश्चात एनैक्टिंग फॉर्मूला, प्रियम्बल और क्लॉज 1 वह सदन के समक्ष रखा जाता है कि क्या एनैक्टिंग फॉर्मूला, क्लॉज 1 और प्रियम्बल मूल बिल का पार्ट, अंग हो या ना हो। जब इस संबंध में वोट हो जाता है तब यह निर्णय होता है कि हाँ, अब ये एनैक्टिंग फॉर्मूला, प्रियम्बल और क्लॉज 1 बिल के पार्ट हो गए। इस स्तर पर जो बिल है उसका कंसिडरेशन समाप्त हो जाता है। अब एक प्राविधान और है जो आप सबके संज्ञान में मैं लाना चाहूँगा कि अब एक बार कंसिडरेशन समाप्त हो जाने के पश्चात प्रश्न बिल के पारण का या पास करने का आता है। प्राविधान यह है कि अगर किसी भी बिल में कोई संशोधन अनुमोदित किया गया है तो उसका पासिंग उसी दिन नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी बिल एज अमेंडेड पास किया गया है तो उसी दिन उसका पासिंग नहीं होगा, उसको अगले दिन पासिंग के लिए विचार किया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय को ये अधिकार है कि वो इस नियम को भी शिथिल कर दें और उसी दिन पासिंग के लिए उस बिल को ग्राह्य कर लें। तो एक बार जब बिल का कंसिडरेशन समाप्त हो जाता है तब उस पे हम पासिंग के लिए उस पे बहुमत से, ध्वनि मत से बिल सदन के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है और पास किया जाता है। ये तो प्रक्रिया हो गई विधेयकों की पारण की। पारण के बाद जितने बिल हैं ये यथास्थिति लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से महामहिम श्री राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजे जाते हैं। और एक बार जब महामहिम श्री राज्यपाल का अनुमोदन इन विधेयकों पे प्राप्त हो जाता है तो ये बिल फाइनल रूप से पारित माने जाते हैं और अधिनियम का रूप ले लेते हैं। तो ये मोटे तौर पे मैं प्रक्रिया समझाना चाहता था कि विधेयकों के कंसिडरेशन का, पारण का और उनके फाइनल अप्रूवल की क्या प्रक्रिया है। इस संबंध में मुझे एक दो चीज़ें और आपके ध्यान में लानी हैं कि जो मनी बिल्स हैं, मनी बिल्स के बारे में हालांकि इस विधानसभा के मामले में जो हमारे मनी बिल हैं जो कि संविधान के आर्टिकल 199 में परिभाषित हैं और जो लोकसभा के लिए संविधान की आर्टिकल 110 में परिभाषित हैं, वो इस विधानसभा के लिए उतने महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अपर सदन नहीं है। लेकिन मनी बिल मुख्य रूप से आवश्यक केवल इस राजस्थान विधानसभा के लिए केवल इस सीमा तक आवश्यक हैं कि मनी बिल्स के मूविंग के लिए और इंट्रोडक्शन के लिए भी महामहिम श्री राज्यपाल की पूर्वानुमति आवश्यक है। मनी बिल और फाइनेंस बिल में केवल थोड़ा सा मैं अंतर स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिन बिलों में राजकोष से व्यय अंतर्निहित है उनको हम फाइनेंस बिल बी की परिभाषा देते हैं और उन सब बिलों के कंसिडरेशन के समय महामहिम श्री राज्यपाल की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। तो अगर कोई ऐसा बिल है जिसपे कि विचार करने के पूर्व जिसमें कि एक राजकोष से अंतर्निहित है व्यय, तो वो बिल जो है वो सदन के समक्ष विचार के लिए रखने के पूर्व महामहिम श्री राज्यपाल का अनुमोदन, पूर्वानुमोदन आवश्यक है। मुझसे यह भी मुझे निर्देश हुए हैं कि मैं अध्यादेश के संबंध में जो स्थिति है वो आप सबके समक्ष रखूं। संविधान की आर्टिकल 213 में ये प्राविधान किया गया है
कि यदि सदन सत्र में नहीं है एवं महामहिम श्री राज्यपाल अगर संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि यह आवश्यक है कि इस आशय का विधेयन किया जाए, तो वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ उपबंध भी लगाए गए हैं जिससे कि महामहिम श्री राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की अधिकारों को पे कुछ प्रतिबंध या उपबंध रखे गए हैं। यह उपबंध मुख्य रूप से ये हैं कि ऐसे मामलों में जिनमें कि राष्ट्रपति जी का पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, या ऐसे मामलों में जिसमें कि महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा वह राष्ट्रपति जी के विचार के लिए भेजे जाने आवश्यक है, या ऐसे बिल जिसमें कि राष्ट्रपति जी का एसेंट आवश्यक हो, उन संबंध में अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। अन्य सभी मामलों में महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा यदि सदन सत्र में नहीं है तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है, यदि वे संतुष्ट हों कि ऐसा करना आवश्यक है। अध्यादेशों के संबंध में दो बिंदु आवश्यक विचारणीय हैं और विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नंबर एक, कि अध्यादेश जब जारी होता है तो उनका अधिकार और उनका प्रभाव वही होता है जो किसी अधिनियम का होता है। अगर कोई अध्यादेश जारी हो जाता है तो उसका इफेक्ट एंड फोर्स वो उतना ही होगा जो किसी भी सदन द्वारा पारित किसी बिल का होता है। दूसरा जो उल्लेखनीय बिंदु है कि ये अध्यादेश सदन के पुनः आहूत होने पर सदन की पहली बैठक से 6 हफ्ते तक ही प्रभावी रहते हैं। अगर 6 हफ्ते तक अध्यादेश के स्थान पर प्रतिस्थानी विधेयक पारित न हो तो यह अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सदन के आहूत होने पर अध्यादेश के संबंध में सरकार द्वारा प्रथमतः एक स्टेटमेंट सदन के समक्ष रखना पड़ता है जिसमें यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि किन परिस्थितियों में यह अध्यादेश लाया गया। इस क्रम में हर सदस्य को यह अधिकार है कि वह एक रेजोल्यूशन मूव कर सकें जिसमें वो ये निवेदन कर सकते हैं कि वह अध्यादेश लाए जाने का विरोध करते हैं और जो परिस्थितियाँ सरकार द्वारा उल्लिखित की गई हैं उनसे सहमत नहीं हैं। सामान्यतः यह जब अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक पर विचार किया जाता है तो इस रेजोल्यूशन पर भी उसी समय विचार किया जाता है। इसी क्रम में अध्यादेश के कारण स्थापित करते हुए रेजोल्यूशन के साथ साथ सरकार द्वारा प्रतिस्थानी विधेयक लाया जाता है। प्रतिस्थानी विधेयक में जो अध्यादेश के मुख्य अंश हैं, जो सारे अंश हैं, वो सम्मिलित तो किए जाते ही हैं, पर सरकार को यह भी पूर्ण स्वतंत्रता है कि उसके अतिरिक्त भी कुछ प्राविधान उसमें सम्मिलित कर सकें। प्रतिस्थानी विधेयक पर उसी प्रकार से विचार किया जाएगा सदन में जिस प्रकार से एक सामान्य विधेयक पर विचार किया जाता है। केवल इसमें विशेषता ये रहेगी कि यदि 6 हफ्ते के इसमें केवल 6 हफ्ते की समय सीमा है, जिस समय सीमा के भीतर यह प्रतिस्थानी विधेयक पारित हो जाना चाहिए, अन्यथा अध्यादेश अपने आप निष्प्रभावी हो जाएगा। मुख्य रूप से जो बातें मुझे कहनी थी वो मैंने आपके समक्ष रख दी हैं। मैंने मोटे तौर पे जो चीज़ें मुझे आपके समक्ष रखनी थी
मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की हैं। जी जी वही, वो तो बिल अध्यादेश, अच्छा मैं फिर से कह देता हूँ जी, बिल के पारण वही, अच्छा बिल के पारण का भी जो व्यवस्था मैंने बताई थी कि पुनः वही व्यवस्था अध्यादेश में भी लागू होगी। मुख्य रूप से प्रथमतः अनुमति, सदन से अनुमति लेके अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक सदन के समक्ष पुरस्थापित करने की अनुमति ली जाएगी। उस अनुमति को प्राप्त होने के बाद विधेयक सदन के समक्ष पुरस्थापित किया जाएगा। सदन के समक्ष पुरस्थापित करने के बाद 2 दिन बाद सबको बिल की प्रतिलिपि सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दिए जाने के बाद और सबको उसका अध्ययन करने का अवसर मिलने के बाद 2 दिन बाद उसको विचार के लिए सदन के समक्ष लिया जाएगा। विचारण के समय जिस दिन भी, जिस तिथि को भी कंसिडरेशन या विचारण नियत किया गया है, उसके 1 दिन पहले तक अध्यादेश के संबंधित प्राविधानों पे क्लॉज वाइज संशोधन मूव करने का हर सदस्य को अधिकार है। और जब कंसिडरेशन होगा तो इस प्रतिस्थानी विधेयक पर भी पहले क्लॉज वाइज विचार होगा। हर क्लॉज पर, हर प्रस्तर पर संशोधनों के सहित प्रस्तरवार विचार होगा। पहले संशोधनों पर विचार होगा। हर संशोधन, हर प्रस्तर के साथ निहित संशोधन पर अलग अलग विचार होगा। अगर संशोधन अस्वीकार किए जाते हैं तो केवल जो प्रस्तर है उस पर विचार होके वोटिंग करके उसको पारित किया जाएगा। अगर संशोधन होता है तो उस प्रस्तर को यथा संशोधित पारित किया जाएगा। इस प्रकार पहले सारे संशोधनों पर, सारे क्लॉजेस पर विचार हो दिया जाएगा। जो एक बात मैं पिछली बार कहना भूल गया, सारे प्रस्तरों पर, क्लॉजेस पे विचार करने के बाद जितने शेड्यूल्स हैं उन पे विचार किया जाएगा। जो बिल के साथ जो शेड्यूल्स हैं, क्लॉज वाइज कंसिडरेशन के बाद जितने शेड्यूल्स हैं उन पर भी उसी प्रकार से विचार किया जाएगा और वोटिंग की जाएगी। क्लॉजेस और शेड्यूल्स पे वोटिंग होने के बाद, उनको पारित होने के बाद फिर बिल की भांति ही जो एनैक्टिंग फॉर्मूला है, जो प्रियम्बल है और क्लॉज 1, उस पे विचार किया जाएगा, जिसमें प्रश्न सदन के समक्ष ये रखा जाता है कि प्रश्न ये है कि क्या एनैक्टिंग फॉर्मूला, प्रियम्बल और क्लॉज 1 अधिनियम के अंग हों या ना हों। और यह पारित होने के बाद एनैक्टिंग फॉर्मूला, प्रियम्बल और क्लॉज 1 अधिनियम के भाग बन जाते हैं। इस स्तर पर कंसिडरेशन, विचारण की कार्रवाई पूर्ण हो जाती है। और जैसे मैंने पहले कहा, प्राविधान यह अवश्य है कि अगर कोई अमेंडमेंट हुआ है और जो विधेयक था वो संशोधन सहित पारित किया गया है, तो उस पे उसका जो उसको जो पासिंग होगी वो उसी दिन नहीं की जाएगी, वो अगले दिन की जाएगी। पर यह अधिकार भी माननीय अध्यक्ष महोदय को है कि वह उसको शिथिल कर सके और तत्पश्चात वह विधेयक यथा संशोधित सदन के समक्ष पास करने के लिए रखा जाएगा और बहुमत द्वारा, सदन द्वारा अनुमोदित करने के बाद वह पारित किया जाएगा। एक छोटा सा बिंदु और है, हालांकि वह यहाँ के लिए उतना शायद महत्वपूर्ण नहीं है, पर एक छोटा सा उल्लेख कि जितने भी हमारे संवैधानिक संशोधन होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, उसमें प्राविधान पूर्ण बहुमत का नहीं है। उसमें प्राविधान हर क्लॉज के पास करने के बारे में, उनके संबंध में प्राविधान ये है कि अ मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मतलब अगर सदन की संख्या 200 है तो 101 या 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड नॉट या, एंड 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग,
तो अगर मान लीजिए 150 या 180 सदस्य उपस्थित हैं तो 2/3 120 हो गए। तो अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन विचार के लिए सदन के समक्ष रखा गया है तो उसमें और 200 की सदस्यता है और 180 सदस्य उपस्थित हैं तो 120 कम से कम 120 सदस्य जब उसके पक्ष में होंगे तभी वह संवैधानिक संशोधन स्वीकार्य होगा, अन्यथा नहीं। तो ये एक मैंने सोचा था पहले ये बिंदु रखूंगा, पर उस समय मेरे जी जी कोई भी प्रभावी अधिनियम है उसमें संशोधन के लिए सरकार कोई अध्यादेश लेकर के आई और वो हाउस से पारित नहीं हो पाया, फिर वापस दूसरी बार अध्यादेश लेकर के आई, फिर भी पारित नहीं हो पाया, फिर वापस तीसरी बार लेकर के आई, फिर भी पारित नहीं आया। तो एक ही तरह की संशोधन के लिए कितनी बार ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ला सकती है? इसमें केवल एक प्राविधान है हमारी व्यवस्थाओं में कि उसी सत्र में हम दोबारा, अगर हमारा कोई भी अधिनियम एक सत्र में उस पर विचार हो गया तो दोबारा वही अधिनियम हम उसी सत्र में नहीं ला सकते। इसके मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, इसके अतिरिक्त और कोई प्रतिबंध नहीं है। तो जो आपने अध्यादेश की बात कही, कोई सीमा निर्धारित नहीं है कि अगर मान लीजिए कि एक अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक आया और वो विधेयक लैप्स कर गया या सदन द्वारा पारित नहीं हुआ, इसका मतलब वो लैप्स कर गया। तो अगले सत्र में अगर दोबारा वह स्थिति उत्पन्न होती है कि अगर महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा वही अध्यादेश पुनः जारी किया जाता है और अगले सत्र में फिर प्रतिस्थानी विधेयक रखा जाए और वो फिर पारित ना हो, तो कोई सीमा हमारे संविधान में या हमारी व्यवस्थाओं में निर्धारित नहीं है कि कितनी बार ऐसा नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस संबंध में कोई ऐसा निर्णय नहीं दिया है कि क्या इस संबंध में कोई समय सीमा या संख्या की सीमा निर्धारित हो। मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री अनूप मिश्रा जी, पूर्व महासचिव लोकसभा। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की विधायी कार्य, विधेयकों के पारण की प्रक्रिया, चर्चा और अध्यादेश पर। माननीय श्री राजेंद्र राठौड़ जी, उपनेता प्रतिपक्ष, आपने भी शून्यकाल, ध्यानाकर्षण और स्थगन विषय पर जानकारी दी। हमारे बीच कई ऐसे विधायकगण मौजूद हैं, हमारी ऐसी महिला विधायकगण हैं, युवा नेतृत्व करने वाले विधायकगण हैं और ऐसे भी विधायकगण मौजूद हैं जो शायद पहली बार निर्वाचित होकर आए हैं। आपने जो जानकारी दी उसके विषय पर यदि कोई जिज्ञासा हो, कोई जानकारी हम चाहते हों, हमारे बीच और भी कई अन्य वरिष्ठ विधायकगण मौजूद हैं जिनका दीर्घ अनुभव लोकसभा और विधानसभा में रहा है। तो आपके मन में यदि कोई जिज्ञासा है तो इस विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं तो अपने प्रश्न आप यहाँ कर सकते हैं। अपना परिचय देकर आप अपना प्रश्न रखें। विशेष तौर पर चाहेंगे जो पहली बार हमारे विधायकगण निर्वाचित होकर आए वे अपना प्रश्न रखें। एक दिन में 6 बिल पास हुए कि नहीं हुए? दोबारा पूछे क्या पूछा दर्शक? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि एक बिल के लिए कितना समय तो कोई निर्धारित होता होगा। हमने 6 7 बिल पास किए एक दिन में, 2 3 4 घंटे में किए। जब आप सोचते कितना होना चाहिए, मैं ये तो आपने आप बोलिए जैसा मैंने कहा कि माननीय अध्यक्ष, वो जो कह रहे हैं ना वो आपके समझ में नहीं मेरी समझ में आ गया था, वो बात मेरी समझ में नहीं पता। ठीक है, चलिए साहब, मैं नहीं। मिश्रा जी 1 सेकेंड, ये आपका सवाल माननीय स्कोप ऑफ बिल की परिधि के अनुसार ही करना। स्कोप ऑफ बिल का मीनिंग क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मुझे नहीं सब सुनाई, क्षमा करें। संशोधन के बारे में आपने कहा संशोधन नकारात्मक नहीं होना चाहिए, दैट रिलेटेड टू द बिल। जी सब स्कोप ऑफ द बिल, स्कोप ऑफ बिल जी सब ये आपके यहाँ क्या प्राविधान है
आपकी कार्य प्रक्रिया में ये तो मुझे नहीं जानकारी है, पर हमारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उसके रूल 80 में ये प्राविधान है, जो कि संशोधनों के बारे में प्राविधान है। नहीं, ये मैं इस सदन की कार्य नियम पत्रिका की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। उसमें ये प्राविधान है कि किसी भी अमेंडमेंट को स्कोप ऑफ द बिल के अनुरूप होना चाहिए। इसका अभिप्राय ये बनता है कि हम कोई अगर नई चीज़ लाना चाहते हैं, कोई एक नया क्लॉज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जो कि पहले से ही बिल में मौजूद नहीं है। देखिए, अगर जो क्लॉज है उसी में हम कुछ संशोधन कर रहे हैं तो वो स्कोप ऑफ द बिल की परिभाषा में आ जाएगा। पर अगर हम कोई नया क्लॉज ला रहे हैं जो बिल के किसी क्लॉज से संबंधित नहीं है, तो वह क्लॉज जो है वो स्कोप ऑफ द बिल के बियॉन्ड हो गया। तो वो ऐसे संशोधन जो हैं वो स्वीकार्य नहीं है। लेकिन ये कहने के बाद भी मैं कहूँगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय को ये अधिकार हैं कि वो नियमों को शिथिल करके इनको ग्राह्य कर लें। तो नियम की व्यवस्था ये है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय को ये अधिकार हैं। और ये कई सरकारी बिलों में होता है कि जब वो विचार के लिए आते हैं और सरकार द्वारा कोई अमेंडमेंट लाया जाता है जो कि एक नया क्लॉज है या नए क्लॉजेज हैं, तो उसमें संबंधित जो शिथिलता का जो प्राविधान है, उस प्राविधान का भी मोशन जो है संबंधित माननीय मंत्री जी को मूव करना पड़ता है और वह अनुमोदित होने के बाद ही वह संशोधन ग्राह्य होता है। सर, माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब से मैं पूछना चाहूँगा। सर, आपने बड़ा विस्तृत रूप से समझाया, लेकिन एक बेसिक सी बात ये जानना चाह रहा था कि जो पक्ष दल के विधायक हैं उनकी विधानसभा से संबंधित कोई अर्जेंट अगर इशू है तो पर्ची में भी लॉटरी है, 295 में भी लॉटरी है। तो पक्ष दल का विधायक को अगर कोई अर्जेंट अपनी विधानसभा का मैटर उठाना है तो वो किस तरह से विधानसभा अपनी विधानसभा की समस्या को रख सकता है? इन्होंने बताया पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के नाम। विधानसभा के अंदर जो अनेकों अध्यक्षीय व्यवस्था है वो इस बात को इंगित करती है कि कई बार कई अति महत्वपूर्ण इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है कि आसन से अनुमति लेकर वो अपने बात को कह सकते हैं। बाकी सत्ता पक्ष के, जिस तरह मैंने पहले कहा, स्थगन का प्रस्ताव कोल एंड सगदर को भी मैंने उल्लेख करते कहा कि सत्ता पक्ष अगर ये करता है तो एक तरह माना जाता है कि सदन की कार्रवाई स्थगित करनी है और सदन की विधायी कार्रवाई स्थगित होती है। इसका मतलब कैबिनेट द्वारा अनुमोदित वो कार्रवाई स्थगित हो, इसलिए माना जाता है कि वो एक तरह से विरोध का प्रकटीकरण है। पर अध्यक्षीय व्यवस्था के अंदर इस प्रकार के विषय पर अनेकों बार अध्यक्ष जी ने व्यवस्था की है, वो अनुमति दे देते हैं। सर, मेरा एक प्रश्न है कि लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में प्राइवेट मेंबर बिल लाने का अधिकार है मेंबर को। यहाँ भी है, यहाँ भी है। सत्ता में एक सरकार की व्यवस्था रही है, पर कतिपय कारणों से पिछले 2 बार की विधानसभा में अवसर नहीं आया। अभी आज भी हमने अध्यक्ष महोदय के साथ जब अनौपचारिक बात कर रहे थे तो ये बात तय हुई थी, प्रतिपक्ष के नेता महोदय भी थे, कि एक दिन प्राइवेट मेंबर डे रखा जाए। राठौड़ साहब, मैं यही बात पूछना चाह रहा था कि लोकसभा में और राज्यसभा में ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती है, तो क्या विधानसभाओं में भी लगातार प्रक्रिया चली रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? जानी चाहिए, निश्चित तौर पर। आप बिल लाने की प्रक्रिया क्या रहेगी? मिश्रा साहब से एक क्वेरी कर रहा था। प्राइवेट में बिल लाने के लिए वही प्रक्रिया है जो सरकारी बिल की है। बिल ये संभव नहीं है कि एक दिन पूरा प्राइवेट मेंबर बिल्स को दिया जाए। हमें व्यवस्था है कि हर शुक्रवार को 3 बजे के बाद में जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल पे ही चर्चा होती है। तो वही अगर पाबंदी यहाँ पर हो जाए तो प्राइवेट बिल निकल सकता है। आपके रहते हुए थोड़ा मुश्किल मुझे महसूस होता है, बाकी तो इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। मिश्रा साहब,
मिश्रा साहब, मैं आपसे एक जानकारी चाह रहा था। राजस्थान की विधानसभा की बैठकें 60 नियत है कि एक साल में 60 होनी चाहिए। ये रूल्स में व्यवस्था है, रूल्स में ये व्यवस्था है कि 60 बैठकें होनी चाहिए। मैं जब पहले एमएलए था, मैं प्राइवेट बिल लाया इस पे कि भाई ये थ्रू लॉ 60 बैठकें होनी चाहिए। तो असेंबली ने ये जवाब दिया कि हमारे रूल्स में ये व्यवस्था है, इसलिए हम इसमें ये प्राइवेट बिल हम अलाउ नहीं करेंगे। जबकि थ्रू लेजिस्लेशन 60 बैठकों की व्यवस्था होना एक अलग चीज है और रूल्स में व्यवस्था होना एक अलग चीज है। राठौड़ साहब, नहीं, मैंने मिश्रा जी से पूछा है। राठौड़ साहब तो ये सालों से यहीं पर है। देखिए, निजी मनमोहन सिंह जी को आने में टाइम है। जो प्राइवेट मेंबर्स बिल्स हैं, इस संबंध में लोकसभा राज्यसभा में जो व्यवस्था है वो ये है कि हर फ्राइडे को राज्यसभा में 2.5 घंटे और लोकसभा में 3 बजे से हाउस उठने तक एक फ्राइडे को प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस होते हैं और दूसरे फ्राइडे को प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशंस इंट्रोड्यूस। मैं अपनी बात कह लूँ, फिर मैं आपका प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, उसी पे मैं आ रहा हूँ। जो इस संबंध में एक प्राइवेट मेंबर्स की समिति है जो कि बैलेटिंग करती है और यह समिति तय करती है कि कौन से बिल्स इंट्रोड्यूस होंगे हाउस में, कौन से नहीं होंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि 2017 में 1968 के बाद पहली बार राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पास हुआ। उस अवधि में, उस अंतराल में कोई प्राइवेट मेंबर्स बिल ना तो लोकसभा में ना राज्यसभा में पारित हुआ। केवल 2017 में श्री तिरुचि शिवा ने जो ट्रांसजेंडर्स वाला बिल, प्राइवेट बिल मूव किया था, वह राज्यसभा में पारित हुआ। वह भी फिर जब लोकसभा में आया तो लोकसभा में पारित नहीं हुआ। सामान्यतः यह व्यवस्था रही है कि जो प्राइवेट मेंबर्स बिल्स हैं और जो कि इस श्रेणी के होते हैं जिनके की पारित होने की संभावना होती है, सामान्यतः उन मामलों में सरकार स्वयं एक गवर्नमेंट बिल ले आती है। तो ये तो मैं आपको इतिहास बता दूं। जहाँ तक आपका ये कहना है कि बाय लॉ हम सदन की तिथियां निर्धारित करें, मैं समझता हूं कि ये व्यवस्था कहीं भी नहीं है। नहीं है। चलिए, चर्चा समाप्त। धन्यवाद। नहीं, समाप्त। शेखावत जी, धन्यवाद। समाप्त किस लिए? सॉरी, आदरणीय नहीं, अगर प्रबोधन कार्यक्रम में हमारे सामने स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। माननीय मनमोहन, आप अलग से मिल लें। माननीय मनमोहन सिंह जी का प्रोग्राम का समय निश्चित है, अपन इसको ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते। क्षमा चाहता हूं, इसलिए कृपया विराज जाएं। मुझे डिप्टी अलग से आप चर्चा आप सुन तो लीजिए एक बार। मैं सुन रहा हूं। आप एक बार सुन तो लीजिए। आप भी मेरी बात सुनिए। अभी एक बार सुन तो लीजिए। आखिर समय की पाबंदी। ये सदन नहीं चल रहा है दीपेंद्र सिंह जी का प्रोग्राम, सदन नहीं चल रहा है अभी। मनमोहन सिंह, आप एक मिनट सुन तो लीजिए। सदन को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे श्री दीपेंद्र सिंह शेखावत जी। आपका परिचय भी हम देना चाहेंगे। पूर्व अध्यक्ष श्री दीपेंद्र सिंह शेखावत जी 5वीं बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। आप 13वीं राजस्थान विधानसभा के कार्यकाल के दौरान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। आपके कार्यकाल के दौरान एक बहुत ही विशेष उपलब्धि पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। राजस्थान विधानसभा में सर्वप्रथम ऑनलाइन प्रश्न सरकार की ओर से उत्तर की शुरुआत हुई और इस नवाचार को भारत सरकार द्वारा ई गवर्नेंस पुरस्कार भी प्रदान किया गया। श्री शेखावत राज्य सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय से अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हमें प्रदान करें। श्री दीपेंद्र सिंह शेखावत जी। माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, माननीय महेश जोशी जी, माननीय मिश्रा जी, उपस्थित सभी साथियों, सुबह से
काफ़ी विस्तार से अलग अलग वक्ताओं द्वारा इस सदन के बारे में, परंपराओं के बारे में, नियमों के बारे में, किस प्रकार सदन चलता है उसके बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है और ये चर्चा काफ़ी सार्थक होगी। जो माननीय सदस्य नए आए हैं उनके लिए खास तौर से, बाकी सभी के लिए। चर्चा में बहुत से प्रश्नों को अलग अलग तरीके से उठाया गया, उत्तर भी दिया गया। वैसे तो अध्यक्षता करने वाले का काम केवल यही होता है कि वो अध्यक्ष सबको धन्यवाद दे दे, घर से कुछ लगे नहीं, सामने वाले के पल्ले कुछ पड़े नहीं। कुछ अलग हटकर भी मुझे आपसे चर्चा करना चाहता हूं। सीखने के लिए सबसे पहला मूल मंत्र जो मेरे समझ में आया वो ये है कि जितना अधिक समय में बैठ करके सदन में आप उपस्थिति रहेंगे उतना ही ज़्यादा सीख पाएंगे। और ख़ास तौर से मैंने ये महसूस किया है 5वीं बार आने के पहले जितनी बार भी मैं आया हूँ कि आदरणीय भैरू सिंह जी शेखावत चाहे मुख्यमंत्री रहे चाहे विरोध के नेता रहे, और दूसरा घनश्याम जी तिवारी सदन में मैक्सिमम रूप से बैठते थे। जितना बैठेंगे उतना आप सीखेंगे, मेरा निवेदन करना ये। दूसरा मैं निवेदन ये करना चाहता था कि कुछ चीज़ें यहाँ चर्चा में आई। सबसे पहला सवाल आता है प्रश्न पर। माननीय सदस्य प्रश्न पूछने में आतुर रहते हैं और वो प्रश्न लग नहीं पाता क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में है। परंपरा यह है कि लॉटरी निकले, किस तारीख को किस प्रश्न की लॉटरी भाग्य से निकल जाए तभी आ पाएगा। कुंठा होती है और एक बार लॉटरी नहीं, लॉटरी भी 2 बार निकलती है। एक बार किस दिन आएगा, दूसरा कौन से नंबर पर आएगा, ये लॉटरी के हाथ चला गया। लेकिन एक बात अछूती रही है, यदि आपका प्रश्न पूछा जाने में संतोषजनक जवाब नहीं मिला, यदि आपके प्रश्न का उत्तर समय पर नहीं आ पाया, यदि आपके प्रश्न का नंबर नहीं आ सका पूछने के लिए, तब कुंठा होती है। उसके लिए अलग से व्यवस्था है। किसी महत्वपूर्ण प्रश्न का अगर सही उत्तर नहीं प्राप्त हुआ, यदि वो प्रश्न नहीं लग सका, तो उस पर आप माननीय अध्यक्ष जी को निवेदन करते हुए आधे घंटे की चर्चा ले सकते हैं, जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो सकती है। ये चर्चा पहले नहीं आ पाई। दूसरा एक और है जो भी चर्चा में नहीं आया कि प्रश्न हमारे 2 तरह के आते हैं, स्टार्ट और अनस्टार्ट। स्टार्ट क्वेश्चंस वो होते हैं जिन पर हमको बहस करनी है, चर्चा करनी है, लेकिन अनस्टार्ट प्रश्नों का भी महत्व कम नहीं है, चाहे केवल लिखित में जवाब आता हो। उनकी संख्या भी ज़्यादा है, किंतु एक और यहाँ हमको सुविधा है कि विधानसभा चले नहीं चले, नहीं चलते वक्त भी सप्ताह में एक अनस्टार्ट प्रश्न हम पूछ सकते हैं। इस बात की जानकारी यहाँ नहीं दी गई। नहीं चल रहा हो सदन तो भी हर सप्ताह आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, इसका लिखित में जवाब आपके पास आएगा। एक मैं निवेदन करना चाहता था, प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा यहाँ हो चुकी है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं एक बात की चर्चा करना जरूरी समझता हूं। नए सदस्य कई बार आश्चर्य करते हैं कि पुराने सदस्य व्यवस्था का प्रश्न खड़ा करते हैं या पॉइंट ऑफ ऑर्डर के नाम पर कोई बात कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? अच्छा, ठीक। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इस बात का द्योतक है कि जो कुछ चल रहा है सदन में वो नियमों में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, नियम के अनुरूप नहीं चल रहा है। और ये कोई भी मान्य सदस्य खड़ा होकर के व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है कि ये बात जो कही जा रही है या चल रही है ये नियमों के अलग हट करके है, और तत्काल सारी बात रोक करके उसकी बात माननीय अध्यक्ष को सुननी होती है। और फिर उसके बाद अध्यक्ष महोदय उसकी व्यवस्था देते हैं कि ये नियम के अनुसार है या नहीं है, यदि नियमों में है तो कौन से नियम में है। कई बार बहुत सी व्यवस्था पर पहले व्यवस्था दी जा चुकी है पूर्व अध्यक्ष के द्वारा, उसको भी यहाँ दोहराया जाता है। तो व्यवस्था के प्रश्न पर भी पुराने उदाहरण भी सामने हैं, नया भी दिया जाता है। इन सब चीज़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहली बात तो यह है कि हमारी जो नियम की पुस्तक है वो हम पढ़े ही पढ़ें, लेकिन जितनी व्यवस्थाएं पहले दी जा चुकी हैं माननीय अध्यक्षों के समय, चाहे वो इस बार की, चाहे इससे पहले बार की, चाहे उससे पहले अध्यक्ष थे, चाहे उससे पहले अध्यक्ष थे, 52 से लेकर अब तक कब तब क्या व्यवस्था दी गई है वो सारी उपलब्ध
उपलब्ध है, उसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए। बहुत बड़ी जानकारियां उससे आपको होगी। एक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग सिस्टम को समझने की कोशिश करना चाहते हैं, और सिस्टम विधानसभा का भी और सरकार का भी। यहां बिलों के बारे में भी बात हुई, बजट की बात भी हुई, कैसे पारित होता है वो भी बात हुई, लेकिन सरकार किस तरह काम करती है वो इसमें सब नहीं आ पाती। और एक माननीय सदस्य के नाते हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि यह हमारी बात करने से पहले उस सिस्टम को समझे जो सरकार चल रही है। उसके लिए बहुत जरूरी है विभागों की जो वार्षिक प्रतिवेदन आपके पास आते हैं, ज्यादातर वो अलमारी में बंद होते हैं। यदि उसको आप पढ़ने लग जाएं तो सरकार का सारा सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट साल के साल एजी के यहां से निकलती है, अकाउंटेंट जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहां से ऑडिट पैराज आते हैं। यदि आप उसको पढ़ने लग जाएं तो बहुत सी चीजें आपके सामने ऐसी आएंगी जिसके बारे में आप कल्पना नहीं करते थे। एक बात चली, विधानसभा कितने दिन चले। निश्चित रूप से इसकी बहुत बार चर्चा हो चुकी है। छोटी विधानसभा 60 दिन चले, बड़ी विधानसभा 100 दिन चले, पर क्यों नहीं चलती? उसके पीछे कारण है। विधानसभा चलाने की बात आती है तो शांति धारीवाल जी कहेंगे हमारे पास बिजनेस नहीं है इसलिए नहीं चल सकती। बिजनेस सरकार देती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है? मैं आपसे वो अर्ज कर रहा हूं ना, इसको आप अपनी आलोचना मत समझो, ये तो क्वालिफिकेशन है आपकी। विधानसभा चलने के लिए यदि सदन तय कर ले कि विधानसभा नियमानुसार 100 दिन चले या 60 दिन चले, तो केवल सरकार के बिजनेस पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नकाल तो हमारा है, 0 आवर तो हमारा है, प्राइवेट मेंबर डे बिल तो हमारा है। ये दूसरे ऐसे ऐसे सामने हैं कि जिनकी वजह से बिना सरकार की व्यवस्था के अनुसार, बीएससी के बिना एडवाइस के अनुसार, बिना आपके द्वारा दिए हुए बिजनेस के अनुसार भी चल सकती है। लेकिन ये ताली इधर से ही बजती है, चाहे ये इधर आ जाए तो भी इधर से ही बजेगी, चाहे ये इधर आ जाए तो भी इधर से ही बजेगी। अब क्यों नहीं चल पाती? कैलाश जी मेघवाल भी हिम्मत कर सकते थे चलाने की, मैं भी हिम्मत कर सकता था चलाने की। ये बात यहां सदन में उठी है। आदरणीय घनश्याम जी तिवारी ने एक इशू पे ये बात कही थी जब मैं यहां बैठता था कि हम उम्मीद तो करते हैं कि विधानसभा का जो अध्यक्ष हो या जो आसन हो वो इधर झुकाव नहीं रखे, पूरा का पूरा इधर रखे। निश्चित रूप से यहां आसन पर बैठने वाले व्यक्ति का उत्तरदायित्व तो धर्म बनता है, राजधर्म की वो पालना करे, और हर माननीय सदस्य का, चाहे वो इधर बैठे चाहे इधर बैठे, अधिकारों की रक्षा करे। अब कई बार ऐसा परिलक्षित होता है इधर बैठने वालों को कि उधर झुकाव ज्यादा हो गया, कई बार इधर बैठने वालों को यह परिलक्षित होता है कि झुकाव उधर हो रहा है, सरकार को बचा रहा है। निश्चित रूप से बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन कटु सत्य यह है, यहां का उदाहरण भी है। घनश्याम जी तिवारी ने भाषण में कहा था कि हम इस बात को तो कहते हैं कि हमारे अधिकारों की रक्षा अध्यक्ष नहीं करता, सरकार की ओर झुकाव रहता है, पर यह भी उन्होंने साथ में स्वीकार किया था कि चुनाव होंगे और टिकट मांगने इधर ही जाना पड़ेगा, इधर वाले नाल नहीं करेंगे। ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। सुनिए, दूसरी चीज, इधर कितना ही झुकाव रख ले, जब इस पक्ष से चुनाव लड़ने जाएगा तो ये पक्ष जाएगा कहने के लिए कि इन्होंने ये गड़बड़ की, इन्होंने ये गड़बड़ की, यहां वाले ने नहीं की पर इन्होंने की, इसलिए उसका पाप भी तेरे को भुगतना। उस वक्त न्याय नहीं की जाती। तीसरी चीज, बहुत मंथन किया गया इस बात का कि आसन हमेशा निष्पक्ष रहे। निरंजन नाथ जी बहुत निष्पक्ष रहे थे, खुद का टिकट कट गया था अध्यक्ष रहते हुए, आप जानते हैं इस बात को, गवाह। मैं उस तरफ ज्यादा नहीं जाना चाहता। निश्चित रूप से धर्म बनता है, राजधर्म का पालन करे।
इसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए थी और उस व्यवस्था पर चर्चा चली है। एक बार नहीं, कई बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में चर्चा चली है। पार्लियामेंट के स्पीकर की उपस्थिति में तय हुआ है कि जो एक बार विधानसभा का अध्यक्ष हो जाए, अगली बार उसको चुनाव नहीं लड़ना पड़े, किसी दल के पास टिकट मांगने नहीं जाना पड़े और न जनता में वोट मांगने जाना पड़े। 200 सदस्य अगर हैं तो अगली बार वो विधानसभा का अध्यक्ष रहा हुआ व्यक्ति 201वां विधायक नॉमिनेट होगा। संविधान में ये व्यवस्था हो तब निश्चित रूप से निष्पक्षता परिलक्षित होगी। उसको वोटिंग राइट नहीं होगा, लेकिन बाकी सारी सुविधाएं, सारे अधिकार वही होंगे जो एक माननीय सदस्य को होंगे अगले 5 साल के लिए। पर वो सब चीजें केवल चर्चा में रही हैं। पार्लियामेंट के द्वार तक ये बात पहुंच गई है। लोकसभा के अध्यक्ष ने इस बात को स्वीकार किया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस में कई बार चर्चा चली है, लेकिन वो हो नहीं सका। कई बार भेजा जा चुका है, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ है। एक मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, माननीय सदस्य, कृपया एक मैं निवेदन करना चाहता हूं। बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो चर्चा के लायक भी नहीं है और चर्चा हुई भी नहीं है, लेकिन मुझे इसलिए चर्चा करनी पड़ रही है कि कई बार छोटी छोटी चीजें मुझे भी दूर बैठे हुए अखरती है। वो आप लोगों के संज्ञान में लाना उचित समझता हूं। उदाहरण के लिए, जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हो खड़े होकर के, तो जरूरी है कि अपनी सीट से ही खड़े होकर बोलें। जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हो तो उनके बीच और आसन के बीच से क्रॉस नहीं करना चाहिए किसी माननीय सदस्य को। बहुत माननीय सदस्यों को जानकारी नहीं है। कोई भी माननीय सदस्य बोल रहा हो, आसन के और उसके बीच में दूसरा कोई माननीय सदस्य क्रॉस नहीं करे, ये हमारी मर्यादा परंपरा है। इसकी जानकारी नहीं दी गई तो गलती होती है, मैंने ऐसा महसूस किया है। दूसरा, कोई भी माननीय सदस्य अंदर अगर हाउस में आता है या बाहर जाता है या घूमता है, उसको खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि जब आसन पांवों पर हो तो कोई भी सदस्य, माननीय सदस्य, अपने चेयर से भी खड़ा नहीं हो, इधर उधर भी नहीं घूमे, मर्यादा का ध्यान रखें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कहने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन नए लोगों के लिए मैं महसूस करता हूं, इसलिए क्षमा करना मैंने कहा है। कोई भी माननीय सदस्य बाहर से जब आता है, अपनी चेयर पे बैठता है जाके सीट पर, तो एक परंपरा रही है कि वो आसन की तरफ थोड़ा सिर झुका करके उसके बाद बैठता है। जाता है तो भी आसन की तरफ सिर झुका करके फिर उसके बाद जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी परंपरा है। अब इससे आगे बढ़ करके एक बात की चर्चा थोड़ी सी होकर रह गई कि हमारे यहां कमेटियां हैं। पिछली बार मेरे समय में जब मैं सौभाग्य से यहां बैठा, हमने 3 कमेटियां और बनाई थी। बरसों से डिमांड चल रही थी कि माइनॉरिटीज की जो स्कीम्स हैं वो कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है, इसकी मॉनिटरिंग की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए कमेटी हमने बनाई। एक बहुत बड़ा इशू है पोल्यूशन का, पर्यावरण सुधार के लिए, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, वो कमेटी हमने बनाई। पंचायत और नगर पालिकाओं, नगर निगमों के संबंध में ऑडिट पैराज के संबंध में पीएससी के अंदर इतना नहीं जा पाता था, पूरा फोकस नहीं हो पाता था, उसके लिए भी हमने कमेटी बनाई। उन्होंने अपना काम करना शुरू किया है। आप लोगों से मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं, मेरी मान्यता है, हो सके मैं गलत हूं, कि सदन का समय बहुत कम मिलता है, केवल 2 बार सदन में होता है, और बजट सत्र बजट की मजबूरी इसलिए होता है, जैसे यहाँ वक्ताओं ने भी कहा, 6 महीने पूरे नहीं हो जाएं इसलिए हमारी फॉर्मेलिटी करने के लिए 5 दिन 7 दिन का वो भी होता है, हम हमारी बात उसमें नहीं कर पाते। लेकिन हर महीने 10 दिन कम से कम कमेटी चलती है, और वो कमेटीज कितनी महत्वपूर्ण है इसकी जानकारी अगर आपको हो जाए और उन कमेटीज को आप पार्टिसिपेशन ईमानदारी से करने लग जाएं, सदन में चर्चा के लिए उठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और कई कमेटीज ऐसी लगती है कि कहां बना दिया, उपयोगी नहीं है। मेरा अनुभव ये रहा है, मैं 2 टर्म तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर रहा, और एक बार विरोध पक्ष में था तब रहा, एक बार सत्ता पक्ष में साधारण विधायक था तब रहा। पहली बार टर्म जीते। मुझे
विरोध पक्ष में रहते हुए भी किसी मंत्री के सरकार के पास नहीं जाना पड़ा किसी काम के लिए। कमेटीज इतनी इंपॉर्टेंट हैं, मंत्रियों की अफसर भले ही नहीं सुने पर आपकी बात को अवॉइड नहीं कर सकेगा, बशर्ते आप उसमें इंटरेस्ट लें। सुनिए, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हमको ऐसी कमेटी में डाल दिया। कमेटी हर एक महत्वपूर्ण है, दिमाग से यह बात आप निकाल दीजिए कि मुझे कौन सी कमेटी में डाल दिया। अब मैं उदाहरण पे आता हूं। सबसे महत्वपूर्ण कमेटीज 4 फाइनेंशियल कमेटीज को मानते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को महत्वपूर्ण मानते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग को महत्वपूर्ण मानते हैं, एस्टिमेट को महत्वपूर्ण मानते हैं। सबसे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन से पूछा जाता है कि आप कौन सी कमेटी को प्रेफर करते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन निश्चित रूप से हमेशा फाइनेंशियल कमेटी को, कोई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, कोई पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी को भी। लेकिन जो कमेटियां यूजलेस दिखती हैं आपको या जिसमें आपको अपना महत्व नहीं दिखता है, उनका मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक कमेटी है प्रश्न संदर्भ में, प्रश्नों के जवाब नहीं आए, उसमें क्या कर ले कोई? नहीं। मेरे वक्त में, आदरणीय क्षमा करना, आपके वक्त में भी आए थे, 5000 से प्रश्नों की सूची मेरे पास सरकार ने भेजी कि ये प्रश्न, कोई 10 वर्ष पहले विधायक था वो मर गया, कोई 5 वर्ष पहले विधायक रहा था वो हार गया, अब इनको ड्रॉप करने की इजाजत दे दो। मैंने स्पष्ट लिखा था कि ये प्रश्न माननीय विधायक का नहीं था, ये प्रश्न वहां की जनता का सवाल था, इसका जवाब क्यों नहीं दिया गया? मैं इसको ड्रॉप नहीं करता हूं, पहले तो इस प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दिया गया 30 दिन में, उस बात के लिए कौन जिम्मेदार, उसके खिलाफ कार्रवाई करके मुझे सूचित करो। दूसरी, अब तक गलती हुई होगी, विद इन 30 डेज इसका जवाब मुझे मिलना चाहिए, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मेरा सचिवालय दुखी हो गया, यहां का ट्रक भर करके जवाब आने लगे। उसके बाद एक व्यवस्था की सरकार ने, क्या समाप्त करें? धन्यवाद। उसके बाद सरकार ने व्यवस्था की कि हर विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी नोडल अफसर होगा और प्रश्नों का जवाब जिस वक्त दिया जाएगा, लिखा जाता था 3 प्रश्न ही शेष बचे या 2 प्रश्न ही शेष बचे, और हर महीने मॉनिटरिंग होगी। हर 2 महीने में प्रिंसिपल सेक्रेटरी मॉनिटरिंग करेगा, हर 3 महीने में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मॉनिटरिंग करेगा। सारा बैकलॉग खत्म हो गया। यदि प्रश्न संदर्भ समिति एक्टिव हो जाए और जहां जहां प्रश्नों के जवाब टाइम बाउंड नहीं आ रहे हैं, हमने टाइम दिया कि 30 दिन में आए, तो क्यों नहीं आए? नहीं आए, बुला करके एग्जामिनेशन करना ढंग से शुरू करे, वो प्रश्न कमेटी इतनी महत्वपूर्ण होगी कि कोई डिपार्टमेंट नहीं बचेगा, कोई जवाब नहीं बचेगा। दूसरा एक उदाहरण देता हूं आपको, एक बहुत साधारण कमेटी है, पिटीशन कमेटी। और पिटीशन कमेटी में जो जाता है सदस्य, वो कहता है क्या करेंगे, क्योंकि पिटीशन केवल विरोध पक्ष में वाले माननीय सदस्य लिख करके देते हैं, मेरे यहाँ फला जगह सड़क बन जाए, मेरे यहाँ स्कूल बन जाए, मेरे यहाँ बिजली का सब ग्रेड बन जाए, या मेरे यहाँ सब सेंटर हो जाए। और मेरा अनुभव ये रहा है पिछले 38 साल में कि सरकार की तरफ से 99% जवाब ये आता है, संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जाएगा। इसलिए कमेटी महत्वपूर्ण नहीं रही। लेकिन मेरे समय में मैंने इधर उधर पता भी किया, दूसरी जगह को भी ढूंढा। पिटीशन मीन्स पिटीशन, मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है तो यहां हो। हमने कहा कि पिटीशन का मतलब पिटीशन होगा, और लोगों की शिकायतें आने लगी, उन शिकायतों को एग्जामिनेशन होने लगा। बिजली की शिकायतें पिटीशन कमेटी ने सुनना शुरू कर दिया, पुलिस की शिकायतें पिटीशन कमेटी ने सुनना शुरू कर दिया, उसके परिणाम निकलने लगे। और मुझे 2-4 माननीय सदस्यों ने कहा, साहब हमको तो पिटीशन कमेटी में शिफ्ट कर दो आप। कमेटी बड़ी महत्वपूर्ण है। पॉल्यूशन की कमेटी मैंने बनाई थी। पॉल्यूशन इतना बड़ा खतरा है इस देश और प्रदेश में, हर फैक्ट्री प्रोडक्शन में उसमें उलझी हुई है, माइंस उसमें उलझी हुई है। यदि कमेटी इफेक्टिव हो जाए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ हमको मिलेगा। क्योंकि समय बहुत हो गया है, आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। आप लोगों ने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। और यहाँ का जो कुछ डिस्कशन हुआ है
उस पर यदि लोग आप अमल करके थोड़ा सीरियस हो जाएंगे तो अपने आप का भी निखार होगा और राजस्थान की जनता का उत्तरदायित्व हम पूरा कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत ही शीघ्र हमारे बीच पधारने वाले हैं और इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे श्री दीपेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। माननीय सरकारी मुख्य सचेतक महेश जी जोशी जी से निवेदन करना चाहेंगे, आप आभार व्यक्त करें। बहुत संक्षिप्त में मैं सम्मानीय दीपेंद्र सिंह जी का, सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी का, सम्मानीय अनूप मिश्रा जी का और आप सभी भाग लेने वाले सम्मानीय सदस्यों का आभार प्रदर्शित करता हूं कि आप लोगों ने इसमें भाग लिया, पूरी रुचि दिखाई और इस सफल आयोजन के आप साक्षी बने। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं आग्रह करता हूं कि जो स्मृति चिन्ह माननीय आज के सत्र की यादें बहुत लंबे समय तक आपके जहन में रहे, इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन हमारे वार्ताकारों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सबसे पहले माननीय श्री राजेंद्र जी राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष, आपको ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री अनूप मिश्रा जी, पूर्व महासचिव लोकसभा, आपको भी स्मृति चिन्ह भेंट करें माननीय अध्यक्ष महोदय। और अब आग्रह करना चाहेंगे श्री महेश जोशी जी, मुख्य सचेतक, आपसे निवेदन, इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री दीपेंद्र सिंह शेखावत जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत ही शीघ्र कुछ ही समय में आज के समापन सत्र के मुख्य अतिथि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं और आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन, आप यहीं पर अपने स्थान पर बने रहें। आप अपने स्थान पर विराजित रहें। कुछ ही समय में माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच होंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने साप्ताहिक पेपर यंग इंडिया में लिखा था कि अनुशासित और विवेक युक्त प्रजातंत्र दुनिया की सर्वोत्तम चीज है। निश्चित ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा सींची गई हमारे इस जनतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है। हमारा यह प्रजातंत्र अनुशासित, विवेकवान और प्रबुद्ध भी है। फिर भी हमारी प्रजातांत्रिक संस्थाएं बेहतर से बेहतर कार्य करें, इसके प्रयास सतत जारी हैं और इन्हीं प्रयासों के क्रम में ये कड़ी आज हम दिन भर से साथ हैं, ये प्रबोधन कार्यक्रम जो समर्पित है राजस्थान राज्य की 15वीं विधानसभा के सदस्यों, विधायी कार्य, व्यवहार प्रक्रिया संबंधी प्रबोधन और अभिप्रेरण को। आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। एक और विशेष बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। गणेशाय जी लगातार इस दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं। अनेकों कार्यक्रमों में आपको शामिल होने का मौका मिला होगा और दीपक प्रज्वलित हुआ होगा, लेकिन ये दीप जो प्रज्वलित किया गया है, सुबह ये दीप प्रज्वलित किया गया है। दीप प्रज्वलित करने के पीछे हमारी धार्मिक भावना है, भो दीप देव रूपत्वम कर्म साक्षी या विघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत्वम सुस्थिरो भव है। अर्थात दीप देवता, आप इस समारोह रूपी कर्म के साक्षी हैं, कृपया इसके संपूर्ण होने तक आप स्थिर रहें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। लेकिन जिस भी व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई है इस दीप